हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन की रिवीजन एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है? इन ए फोर्ट देयर वाज ए सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डे। इन्होंने बोला है फोर्ट में 200 सोल्जर्स के लिए फूड है, कितने डेज़ का है? 31 डेज़ का। तो वो जो सोल्जर्स हैं 200 सोल्जर्स, वो 31 डेज़ तक उस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। आगे बोला है आफ्टर 27 डेज़ 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। आफ्टर 27 डेज़, तो आफ्टर 27 डेज़ का मतलब क्या है? जो उनके पास फूड था वो 31 डेज़ का था। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर 27 डेज़ की, यानी उन्होंने 27 डेज़ का फूड कंज्यूम कर लिया है, वो खा चुके हैं। 27 डेज़ का खाना क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को सही से लिखना है। आपको किस तरह लिखना है? यहाँ पर पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। एक तो सोल्जर्स दिए हैं और एक दिए हैं डेज़। या तो सोल्जर दिया है या फिर डेज़ दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज़, हाउ मैनी डेज़। यहाँ पर डेज़ पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको डेज़ बताने हैं। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है ना, वो हम हमेशा इक्वल टू के राइट हैंड पे लें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है, इजी भी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ़ डेज़, वो हम राइट हैंड पे लेंगे और सोल्जर्स हम लेफ्ट हैंड पे लेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में सोल्जर्स और डेज़ दिए थे, उनको हम किस तरह लिखेंगे? एक सेंटेंस लिखना है हमें, तो हम ये लिखेंगे फोर्ट, इन ए फोर्ट। फर्स्ट सेंटेंस जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह सेम वे में लिखेंगे। इन ए फोर्ट देयर वाज ए फूड, ये इरेज कर देते हैं, सही से लिखते हैं। इन ए फोर्ट देयर वाज ए फूड फॉर 200 सोल्जर्स। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया फोर्ट में फूड जो है वो कितने सोल्जर्स का फूड है? 200 सोल्जर्स का है। और कितने डेज़ का है? 31 डेज़ का। उनके पास इतना खाना है कि वो 31 डेज़ तक ईजिली अपना पेट भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर 27 डेज़ की बात चल रही है। आफ्टर 27 डेज़ हम जो बात कर रहे हैं 27 डेज़ बाद की बात कर रहे हैं। तो 27 डेज़ जो है वो सोल्जर भूखे तो रहेंगे नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा। अगर ज़िंदा रहना है तो फूड तो खाएंगे वो। तो 27 डेज़ बाद की बात कर रहे हैं। उनके पास 31 डेज़ का फूड था, जिसमें से 27 डेज़ फिनिश हो चुके हैं। उन्होंने 27 डेज़ का खाना खा लिया है। तो नंबर ऑफ़ रिमेनिंग डेज़ कितने हैं हम वो फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ रिमेनिंग डेज़, 31 डेज़ का फूड था, जिसमें से 27 डेज़ का फूड वो खा चुके हैं। तो आपके पास 4 डेज़ का फूड अभी बाकी है। और फोर्ट में जो 4 डेज़ का फूड बचा है वो किसके लिए है? उन्हीं सोल्जर्स के लिए है जो पहले थे। 200 सोल्जर्स 31 डेज़ तक खा सकते थे, अभी भी 200 सोल्जर्स 4 डेज़ तक खा सकते हैं। 27 डेज़ का फूड उन्होंने फिनिश कर दिया है, 4 दिन का अभी और बाकी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फोर्ट के पास हैज़ मीन्स है। फोर्ट हैज़ कौन सा फूड है उनके पास? बचा हुआ खाना, रिमेनिंग फूड। अब उनके पास सारा खाना नहीं है, कुछ खाना तो फिनिश हो चुका है 27 डेज़ का। तो फोर्ट के पास रिमेनिंग फूड है किसके लिए? फोर्ट हैज़ रिमेनिंग फूड फॉर 200 सोल्जर्स, उन्हीं सोल्जर्स के लिए है जो पहले थे। फॉर 200 सोल्जर्स कितने दिन का? फॉर 4 डेज़। अब जो खाना बचा हुआ है रिमेनिंग फूड वो 200 सोल्जर्स का है और वो 4 दिन तक खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 27 डेज़ बाद 120 सोल्जर्स छोड़ देते हैं फोर्ट को, यानी नंबर ऑफ़ सोल्जर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स यहाँ पर हम निकालेंगे। आफ्टर 27 डेज़ हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 27 डेज़ बाद दिन कितने बचते हैं और सोल्जर कितने बचते हैं, वो भी लिखते हैं। नंबर ऑफ़ रिमेनिंग सोल्जर्स ये भी निकाल देते हैं यहीं पर। नंबर ऑफ रिमेनिंग सोल्जर्स, पहले सोल्जर्स थे 200,
आफ्टर 27 डेज जो चले गए हैं उनको आप हटा दो 120 को, तो 80 सोल्जर्स अभी बचे हुए हैं फोर्ट में, ठीक है ना। तो खाना तो बचा हुआ है 4 दिन का, और सोल्जर्स जो बचे हुए हैं वो 80 सोल्जर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा था, फोर्ट के पास जो बचा हुआ खाना है वो 200 सोल्जर का 4 दिन का बचा हुआ था, लेकिन 200 सोल्जर्स तो खाते ही नहीं हैं, कुछ सोल्जर्स चले जाते हैं, तो खाने वाले कितने लोग बचे हुए हैं अभी, 80 सोल्जर्स। तो हमें बताना है 80 सोल्जर्स जो है वो बचा हुआ खाना कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप निकालोगे 1 डे का, 1 सोल्जर का, फोर्ट हैज़ रिमेनिंग फूड, सारा फूड नहीं ले सकते हम, जो फूड 27 डेज़ में वो ईट कर चुके थे, खा चुके थे, उसे हमने हटा रखा है। तो बचा हुआ फूड 200 सोल्जर 4 दिन तक चलाते हैं। तो एक सोल्जर की अगर बात करें तो वो बचा हुआ फूड बहुत डेज तक खा सकता है। भाई खाना तो उतना ही है ना जितना बचा हुआ है, खाना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो हैं हम घटा रहे हैं, 200 सोल्जर बचा हुआ खाना जितना भी बचा था वो 4 दिन तक चला सकते थे, लेकिन अगर हम 200 सोल्जर की जगह सिर्फ एक ही सोल्जर को वो बचा हुआ खाना खिलाए तो बचा हुआ खाना तो काफ़ी सारा है ना। जब 200 लोग 4 दिन तक खा सकते हैं तो एक अकेला सोल्जर उसी खाने को बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकता है, तो नंबर ऑफ़ डेज बढ़ जाएंगे। एक अकेला सोल्जर कोई कितना खा लेगा, पेट ही तो है ना, कुआं थोड़ी है कि खाया जाएगा, तो उसकी भी एक लिमिट है। तो एक अकेला सोल्जर तो उसी बचे हुए खाने को बहुत ज़्यादा दिन तक चला सकता है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ा दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिसको आपने 1 बनाया था, 200 को 1 बनाया था, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 800 डेज़ तक वो अकेला उस बचे हुए खाने को खा सकता है, अगर वो ख़राब नहीं होता है तो, ठीक है ना। तो एक अकेला सोल्जर 800 दिन तक खा सकता है वो बचा हुआ फूड। लेकिन बचा हुआ फूड खाता कौन है, क्वेश्चन में बोला है कि 27 डेज़ बाद जो फूड बचता है वो 120 सोल्जर नहीं खाते, 120 सोल्जर तो चले जाते हैं, तो बचते हैं 80 सोल्जर, तो वो बचे हुए सोल्जर ही उस फूड को खाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फोर्ट के पास है बचा हुआ फूड, फोर्ट हैज़ रिमेनिंग फूड फॉर कितने सोल्जर्स, 80 सोल्जर्स फॉर। अब आप देखोगे पिछली बार जो सोल्जर थे वो एक अकेला सोल्जर था, इसलिए खाना वो बचा हुआ ज़्यादा दिन तक चला पा रहा था, लेकिन अब नंबर ऑफ़ सोल्जर एक नहीं है, 80 है, ज़्यादा हो गए हैं। तो ज़्यादा लोग जब खाना खाएंगे तो खाना जल्दी फिनिश होगा, जल्दी फिनिश होने का मतलब है दिन घट जाएंगे, तो दिन घटने का मतलब है आप दिन को कम करोगे, कम को करने के लिए डिवाइड करना है, 800 डिवाइड बाय 80 कितने जा 10 डेज़, मतलब जो बचा हुआ फूड था वो 4 दिन तक तब चलता जब 200 लोग खाते, 200 लोग खाते तो 4 दिन तक चलता, लेकिन खाने वाले लोग थे 80, क्योंकि 120 चले गए थे, तो लोग घट गए थे, इसलिए जो खाना 4 दिन तक चलना था वो अब ज़्यादा दिन चला। कितने दिन चला, 10 दिन। क्यों बढ़ गए दिन, क्योंकि लोगों की संख्या घट गई थी, इसलिए खाना 4 दिन में ख़त्म ना होके 10 दिन में ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मैनी एक्स्ट्रा डे विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। आपसे पूछा था आप ये बताओ कि जो बचा हुआ फूड है वो एक्स्ट्रा कितने डेज चला, एक्स्ट्रा चलना चाहिए था बचा हुआ फूड 4 दिन, लेकिन चला कितने दिन, 10 दिन। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए वो आप माइनस करके बता दें। एक्स्ट्रा डेज 10 दिन चला है, चलना चाहिए था 4 दिन, तो 6 दिन फालतू चला। तो क्वेश्चन में पूछा था एक्स्ट्रा डेज बताओ, तो कितने एक्स्ट्रा डेज थे, 6 डेज एक्स्ट्रा थे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो हम भी यही लाइन लिखते हैं, ए डू ए वर्क इन इक्वल लगा के लिखेंगे 24 डेज। ए जो है वो 24 डेज में वर्क करता है। तो अगर हम 1 डे वर्क निकालें ए का, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो वर्क एंड टाइम में 1 डे का तो हमेशा निकालना ही होता है, कंपलसरी है, तो हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए। तो जब भी 1 डे का निकालना होता है ना तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 24 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/24। डे नहीं लिखना है यहाँ, डे तो हम लिख चुके हैं, देखो लेफ्ट हैंड पे डे लिखा हुआ है, एक दिन का ये वर्क है, तो ये जब डे नहीं है ये तो एक दिन का वर्क है, तो दिस मच पार्ट ऑफ वर्क
तो 1 डे में ए कितना करता है, इतना हिस्सा काम का ख़त्म कर देता है। बी डू ए जॉब इन 30 डे, क्वेश्चन में बोला है बी डू ए सेम वर्क इन 30 डेज। बी 30 दिन में करता है, तो 1 डे वर्क ऑफ बी निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ बी। तो जब भी 1 डे का निकालना होता है तो रेसिप्रोकल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 30 अपॉन 1 तो ये था, तो रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा 1 अपॉन 30। 30 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 30 के नीचे 1 है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन 30 पार्ट ऑफ द वर्क। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी टुगेदर डू ए जॉब इन 12 डे। टुगेदर कौन, ए बी और सी तीनों की मेहनत को मिलाकर, तीनों मिलकर डू ए जॉब इन 12 डे, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं पूरा काम। अगर 1 डे निकालें तीनों का, 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, तो 1 डे का निकाल रहे हैं, तो 1 डे का आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि 1 डे का जब भी निकालना होता है रेसिप्रोकल होगा, तो 12 का रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन 12 पार्ट ऑफ द वर्क। तो इतना वर्क तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। तो ये जो 1 अपॉन 12 है, ये 1 अपॉन 12 क्या है, ये तीनों की एक एक दिन की मेहनत है। ये लिखा है ना 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए बी है, प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी भी है, प्लस 1 डे वर्क ऑफ सी भी है। तीनों की एक एक दिन की मेहनत इसमें जुड़ी हुई है, तब जाके ये कितना बन रहा है 1 अपॉन 12, जिसमें से 1 डे वर्क ऑफ ए हमें मालूम है, यहाँ निकाला था 1 अपॉन 24, प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी हमें मालूम है, ये बी कितना था 1 डे वर्क ऑफ बी 1 अपॉन 30, प्लस 1 डे वर्क ऑफ सी नहीं है, तो हम इसको फाइंड करेंगे यहाँ, इक्वल टू 1 अपॉन 12। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये दोनों नंबर्स राइट हैंड पे ले आएंगे तो साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1 डे वर्क ऑफ सी। 1 डे वर्क ऑफ सी हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 12, ये जो दोनों प्लस के नंबर हैं ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1 अपॉन 24 माइनस का 1 अपॉन 30। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, 12 का, 24 का और 30 का। तो 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 15 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120। 12 10 जा 120 होता है, 10 1 जा 10, 24 5 जा करेंगे तो 24 5 जा आ जाएगा आपका 120। अब 5 की 1 से करेंगे तो 5, 30 के टेबल से 124 बार, तो 4 इंटू ऊपर वाला 1 4 हो जाएगा। इन्हें माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 होगा 5, 5 माइनस 4 होगा 1, 1 अपॉन 120। तो ये आ गया 1 डे वर्क ऑफ सी। ये जो आया ये कौन आया, सी का 1 डे का वर्क। तो ये हम लिखेंगे दिस मच पार्ट ऑफ द वर्क। जो सी है वो 1 डे में क्या करता है, इतना हिस्सा काम का फिनिश करता है। तो क्वेश्चन में को पूछा था इन हाउ मच टाइम विल सी डू द जॉब अलोन। तो हमें क्या फाइंड करना है, कितने दिन में सी अकेला करेगा। तो हम भी लिखते हैं सी विल डू द फुल वर्क या होल वर्क अलोन इन। तो सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा ये फाइंड करना है। तो पूरे काम के लिए हम क्या करते हैं, 1 वर्क लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जिस किसी भी पर्सन का वर्क हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम सी का वर्क निकालना चाह रहे हैं ना, तो पूरे वर्क को डिवाइड करेंगे 1 डे वर्क ऑफ सी से। अगर बी का निकालना होता तो 1 डे वर्क ऑफ बी से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। अभी तो हम सी का निकाल रहे हैं, तो 1 डे वर्क ऑफ सी से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 1 को। ये 1 क्यों आया, ये जो है होल वर्क के लिए लिया। क्वेश्चन में बोला था ना कि पूरा वर्क करना है सी को अकेले, तो इसके लिए पूरे वर्क के लिए हमने ये 1 यूज़ करा है। तो 1 डिवाइड बाय 1 डे वर्क ऑफ सी हमने फाइंड करा था 1 अपॉन 120। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ,
तो 1 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 1/120 रेसिप्रोकल हो जाएगा 120/1, यानी सी को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे, 120 डेज लगेंगे। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आगे क्या बोला है, इफ़ दे आर पेड 50,000, दे मीन्स तीनों के तीनों को पैसे दिए जा रहे हैं, सॉरी 5,000 है ये, 50,000 नहीं, तो तीनों को मिलाकर 5,000 मनी दी जा रही है। तो टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी कितनी है 5,000। तो टोटल मनी जो है वो 3 लोगों में बंटनी है। अब जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम करी है मेहनत उसको कम मिलेंगे। तो ऐसे में हमें क्या बनाना होता है, रेशो ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए का, 1 डे वर्क ऑफ बी का, 1 डे वर्क ऑफ सी का। तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या था, 1/124 रेशो। 1 डे वर्क ऑफ बी की बात करें, 1 डे वर्क ऑफ बी क्या था, 1/30 रेशो। 1 डे वर्क ऑफ सी क्या था, सी का यहाँ निकाला था 1/120। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है टोटल मनी 3 लोगों में बांटना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रेशो तैयार करना पड़ेगा, ए का 1 डे वर्क का, बी का 1 डे वर्क का और सी का 1 डे वर्क का। ये फ्रैक्शंस है, रेशो में फ्रैक्शन जब आते हैं ना तो आपको क्या करना होता है, आपको इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, 24, 30 और 120 का एलसीएम। ठीक है, तो हम इसे 6 के टेबल से करते हैं, मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप प्रॉपर एलसीएम निकाल के देखेंगे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 20। 4 के टेबल से कर लेते हैं, 4 1 जा 5, 4 5 जा 5, ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 5 जा 24 इंटू 5 करेंगे तो 120। तो आपका जो एलसीएम आएगा ना, किसका एलसीएम, 24, 30 और 120 का, वो आएगा 120। ये मैंने शॉर्टकट करा है, आप नहीं करेंगे ऐसे, आप प्रॉपर निकालेंगे। ठीक है, अब जो एलसीएम आया ना डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का, वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रेशो था ना, ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। सिंपलेस्ट फॉर्म तो सिंपल होती है, ऐसे 2:3:1 ऐसा आना चाहिए, इसमें तो फ्रैक्शन आ रहे थे, इसलिए हमें क्या करा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और अब उस एलसीएम से हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/24 इंटू 120 रेशो, 1/30 इंटू 120 रेशो, 1/120 इंटू 120। अब 24 से 120 5 बार कटेगा, 30 से 120 कितनी बार कटेगा, 4 जा, 120 से 120 कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आपका जो यहाँ रेशो बनेगा वो बनेगा 5:4:1। किसका, ए का, बी का और सी का रेशो। अब आपको लेट करना है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, जब रेशो होता है तो मान लो कि ए का 5x है, कॉमा बी गेट 4x, कॉमा सी गेट 1x। तो हमने मान लिया तीनों को कितने कितने मिले हैं, इतने इतने मिले हैं। अब जो तीनों की मनी थी वो मिलाकर, ए की, बी की और सी की मनी मिलाकर कितनी थी, 5,000 मनी थी। ए को कितने मिले, 5x, बी को 4x, सी को 1x इक्वल टू 5,000। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो 10x इक्वल टू 5,000। तो x का आंसर डिवाइड में 10 लाओगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 500। अब हम तीनों का हिस्सा लिखते हैं। ए को कितने मिले, यहाँ लिखा तो था हमने ए को कितने मिले, ए के कितने थे, 5x, यानी कि 5 इंटू 500, यानी कि 2500 रुपीज़ ए को मिले। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा ए का था, 5,000 रुपये में से 2,500 रुपये ए को मिले थे, क्योंकि उसने मेहनत ज़्यादा करी थी, इसलिए उसका हिस्सा ज़्यादा है। ऐसे ही हम अब किसका निकालेंगे, बी गेट। बी को कितने मिले थे वो हमने यहाँ लिख रखा है, देखो बी गेट 4x, यानी 4 इंटू एक्स नहीं लेंगे, एक्स का आंसर 500 लेंगे, तो इसको मिले थे 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब बारी है सी की। सी को कितने मिले थे, ऊपर हमने मान रखा था 1x, सी की मनी क्या थी, 1x। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सी गेट, वो भी हमने पहले ही लिख रखे थे, सी को कितने मिले थे, 1x, यानी कि 1 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है, 500। तो फाइनली 500 रुपीज़ किसको मिल गए थे, सी को मिल गए थे। तो टोटल मनी 3 लोगों में बढ़ गई है। ए को 5,000 में से ए को कितने मिले, 2,500, बी को 2,000 और सी को 500। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर जो है वो आपके बुक में थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है। सी को जो मनी मिली है वो उन्होंने 5000 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे। आंसर शीट में गलत दिया है। 5000 रुपीज़ सी को कैसे मिल सकते हैं भाई? 5000 तो टोटल मनी थी, तो टोटल मनी अगर सी को मिल जाएगी तो फिर ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कहाँ जाएगा भाई? तो इसलिए वो 5000 नहीं 500 है, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th में क्या बोला है? Ranjay's salary was raised by 20% and then reduced by 20%. आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी। आपको बताना है कितना परसेंट उसकी सैलरी चेंज हुई। सबसे पहले यहाँ पर हमें सैलरी तो दी ही नहीं, बस ये बोल दिया कि जो सैलरी थी वो 20% पहले बढ़ गई, फिर उसके बाद बोला कि उसके बाद 20% घट गई। बट थी कितनी सैलरी एक्चुअल में बिगनिंग में बढ़ने से पहले? वो कितनी थी? वो तो दी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द सैलरी बी 100। एक्स नहीं मान रहे हम, एक्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्स मानने का फ़ायदा तब है जब हमें उस चीज़ को फाइंड करना हो। फाइंड तो हमें परसेंटेज चेंज करना है, सैलरी तो हमें फाइंड करनी ही नहीं। जब हमें सैलरी फाइंड करनी ही नहीं तो हम एक्स मान के अपनी कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट क्यों बनाएं? 100 से कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए हम एक्स ना मान के सैलरी को 100 मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि सैलरी जो है वो क्या है, 100 है। अब इन्होंने फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस लिख सकते हो। फर्स्ट केस में इन्होंने क्या कहा था, सैलरी बढ़ी थी 20%। क्या बोला था इन्होंने? सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो बढ़ने के बाद जो नई सैलरी बनेगी, न्यू सैलरी, तो वो पुरानी सैलरी में बढ़ाकर लेना है कितना, 20%। तो जिस सैलरी में हम बढ़ा रहे हैं 20% को, उसी का लेना है आपको 20%। 100 में ही तो बढ़ाया ना, तो 20% भी किसका होगा, 20% भी 100 का ही होगा। जिसमें जोड़ा जाता है या जिसमें कम करा जाता है परसेंटेज, वो परसेंटेज का हिस्सा उसी का ही लेना है। तो 100 में बढ़ाया था ना 20%, तो 20% भी किसका होगा, 100 का होगा। तो 100 प्लस 20 अपॉन 100%, का साइन हटा के क्या करते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 120। तो देखो 100 लेने से कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ा, सिंपल से कट हो गए नंबर और आंसर आ गया। तो इन्होंने बोला था सैलरी 20% बढ़ी थी। ठीक है भाई, सैलरी थी 100 रुपये और जब 20% बढ़ी तो बढ़ने के बाद वो बन गई 120। फिर कह रहा है एंड देन रिड्यूस बाय 20%। अब क्या होता है, दूसरी कंडीशन, अब जो सैलरी चल रही थी वो घट जाती है, तो हम भी लिख देते हैं क्या, सैलरी रिड्यूस्ड, कम हो जाती है कितना, 20%। ठीक है, तो अब जो नई सैलरी बनेगी, अब वाली नई सैलरी वो 20% कम लेनी है। किससे कम लेनी है, जो अभी चल रही थी। अभी क्या चल रही है, पहले 100 थी, 100 से बनी थी क्या, 120। अब 120 है तो 120 में कम हो गई 20%। अब मैंने अभी बताया था आपको, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, तो जिस किसी में भी हम प्लस करते हैं तो वो परसेंटेज उसी का हिस्सा होता है, यानी 20% ऑफ 100 लिया था। ऐसे ही यहाँ कम कर रहे हैं माइनस, तो 20% किसका होगा, इसी का, 20% ऑफ 120। अब 120 माइनस 20% हटा के अपॉन में 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120, एक जीरो नीचे ऊपर कटेंगी, एक जीरो ये ऊपर नीचे कट जाएगी, तो 120 माइनस 12 टू जा करोगे तो 24। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96। तो माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 96। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, फाइंड क्या करना था, हमें बताना था परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज से पहले तो आप ये देखो सैलरी में बदलाव क्या हुआ, क्या सैलरी ओवरऑल बढ़ी है या घटी है। ये देखो, एक बार तो भैया बढ़ी थी और उसके बाद घटा दी, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पहले 20% बढ़ी और बाद में 20% घट गई, तो इसका मतलब जो पहले थी वही हो गई। पहले 20% बढ़ा दी, फिर उसके बाद 20% घटा दी, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन देख के कि जैसे उसे ना तो बढ़ के मिली और ना ही घट के, क्योंकि जो पहले बढ़ी 20% वो अगली बार घट गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हम देखो हमने अभी कैलकुलेट करा तो है, पहले उसकी सैलरी क्या थी, 100 रुपये, 100 से बढ़ के क्या हुई 120, फिर जब 20% घटी तो घटने के बाद क्या बन गई 96। तो 100 से कितनी आ गई, 100 से 96 हो गई, ये तो कम हो गई।
और दिखाई क्या पड़ रहा था, दिखाई ऐसा पड़ रहा था जैसे भाई 100 था, 100 में बढ़ गई फिर घट गई, तो इसका मतलब 100 पे ही आ गई वापस, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि जो 20% कम हुआ था ना, वो 20% किसका कम हुआ था, 120 का 20% कम हुआ था, इसलिए। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि बदलाव क्या हुआ सैलरी में, सैलरी उसकी घटी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सैलरी रिड्यूस्ड बाय, सैलरी कम हो गई। कितने रुपीज़ कम हो गई, 100 थी, अब फाइनली पहले बढ़ी थी फिर घटी थी, तो फाइनली घटने और बढ़ने के बाद जो 96 बनी, उससे हमें पता चला कि उसकी सैलरी पिछली वाली सैलरी से 4 रुपये कम थी। 4 रुपये क्या थी, कम, तो सैलरी घट गई है 4 रुपये। तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा था कि आपसे बताया गया, आपको बताना है कि कितना परसेंट सैलरी में चेंज आया। तो हम लिखेंगे जो परसेंटेज आया है वो बढ़ी नहीं है, वो घटी है, तो परसेंटेज रिडक्शन लिख लो। कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट सैलरी कम हुई, वो लिखना है। तो परसेंटेज रिड्यूस का निकालने के लिए रिड्यूस्ड वाली वैल्यू तो ऊपर लिखो, ओरिजिनल वैल्यू नीचे रखो, और मल्टीप्लाई में 100% तो लगना ही होता है, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो परसेंटेज रिडक्शन, या फिर आप लिख सकते हो परसेंटेज डिक्रीज, कम हो गई, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कितनी घटी थी, 4 रुपये घटी थी। ओरिजिनल क्या थी, 100 रुपये थी उसकी शुरू में ही, देखो ओरिजिनल, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 है ही, 100 से 100 कट गया, तो सीधा सीधा आ गया 4% डिक्रीज। तो हमने बता दिया कि जो उसकी सैलरी थी पहले 20% बढ़ी थी, बाद में 20% घटी थी। इस दौरान जो उसका फाइनल सॉल्यूशन निकला, उसने क्या नोटिस करा, उस पर्सन ने नोटिस करा कि उसकी सैलरी चाहे बढ़ रही हो घट रही हो, फाइनली उसको नुकसान ही हुआ, उसकी सैलरी क्या थी, कम हो गई थी, ठीक है ना। तो 4% डिक्रीज़ हुई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। अभिजीत स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। अभिजीत जो है अपनी सैलरी का 30% हिस्सा रेंट पर पे करता है। तो सैलरी है कितनी, 30%, तभी तो पता चले ना कि 30% कितना होता है, सैलरी कितनी है वो तो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम पहले क्या करें, लेट द सैलरी इज इक्वल टू एक्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो पिछले क्वेश्चन में तो x नहीं माना था, 100 माना था, इसमें x मान लिया। उसका भी जवाब मैंने दिया था, क्या दिया था मैंने जवाब, क्योंकि वहाँ हमने 100 इसलिए माना था क्योंकि वहाँ हमें सैलरी की ज़रूरत तो थी, बट क्वेश्चन में पूछी ही नहीं गई थी। तो जब पूछी ही नहीं गई थी इसलिए हमने x ना मान के 100 माना था। बट इस क्वेश्चन में सैलरी पूछी गई है, यहाँ पर सैलरी क्या हो रहा है, पूछी जा रही है, इसलिए हम सैलरी को x मान रहे हैं। अब हम लिखेंगे ही स्पेंड, वो खर्च करता है किस पर, हाउस रेंट पे। ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट, कितना परसेंट, 30%, किस में से, सैलरी में से। तो 30% ऑफ x, यानी कि 30x अपॉन 100, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 10। 30% ऑफ द रेस्ट, देखो रेस्ट वर्ड आया, इसका बहुत ध्यान रखें। 30% किसका, रेस्ट का। तो पहले तो आप रेस्ट निकाल दो, उसकी सैलरी बची कितनी, x रुपीज़ थी, उसमें से चले गए जो रेंट में वो हटा दो, तो बच जाएंगे LCM 10, तो ये आएगा 10x माइनस 3x, 7x अपॉन 10 रुपीज़ अभी उसके पास सैलरी के बचे हुए हैं। अब वो कह रहा है 30% बचा हुआ चिल्ड्रन की एजुकेशन में दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ही स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, ही स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो उसने कितना पैसा खर्च करा एजुकेशन पे, उसमें भी 30% खर्च करा, लेकिन ये 30% किसका खर्च करा, सैलरी का नहीं, जो सैलरी बची हुई थी रेस्ट वाली का। तो हमें यहाँ 30% ऑफ बची हुई लेनी है, बची हुई क्या है, 7x अपॉन 10 है। तो 30% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7x अपॉन 10, 1 0 नीचे ऊपर कट जाएंगी, तो आंसर आएगा 7 3 जा 21x अपॉन 100। तो ये मनी उसने कहाँ से दी थी, बची हुई सैलरी में से, इसमें से निकाल कर इतने रुपए स्कूल में जमा कर दी फीस।
अब आगे क्या बोला, एंड 20% ऑफ द सैलरी ऑन अदर। देखो यहाँ बोला 24% ऑफ सैलरी, यहाँ बचा हुआ नहीं है, रेस्ट नहीं है। यहाँ 30% क्या था, बची हुई का था 30%, बट यहाँ 24% बचे हुए का नहीं है, यहाँ 24% सैलरी का है। तो सैलरी तो एक्स है ना, तो वो कह रहा है 24% ऑफ द सैलरी ऑन अदर। तो हम लिखते हैं ही स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स, ही स्पेंड ऑन अदर्स आइटम। कितना, 24% ऑफ हिज सैलरी, सैलरी तो एक्स है, तो 24x अपॉन 100। तो कुल मिला के उसने 3 जगह खर्चा करा। पहला खर्चा कहाँ है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला खर्चा ये है जो उसने अदर चीज़ों पे खर्च करा। दूसरा खर्चा ये है जो उसने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करा। तीसरा खर्चा ये है जो उसने रेंट पे दिया था। तो टोटल कुल मिला के 3 बार खर्चा हुआ। तो टोटल मनी स्पेंड आप निकाल लो। क्या निकालो, आप निकालो टोटल मनी स्पेंड कितनी हुई। एक बार 3x अपॉन 10 करी, दूसरी बार 21x अपॉन 100 करी, तीसरी बार 24x अपॉन 100। एलसीएम लेके जोड़ोगे तो एलसीएम 100 आएगा। ये आएगा 30x प्लस 21x प्लस 24x, और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 and 1 5, 3 4 5 6 7 75x अपॉन 100। ये वो पैसे हैं जो उसने क्या करे थे, खर्च करे थे। तो बचे कितने, मनी लेफ्ट। मैंने सारा खर्चा इकट्ठा निकाल दिया। अब मनी लेफ्ट कैसे निकालेंगे, टोटल सैलरी x रुपीज़ माइनस सारा खर्चा। तो टोटल जितने कमाए उसमें से सारा खर्चा क्या कर दो, माइनस। तो मनी लेफ्ट आएगा एलसीएम लेके 100x माइनस 75x, इन्हें माइनस करेंगे तो 25x अपॉन 100। तो ये मनी लेफ्ट आ गई जो मैंने फाइंड करी। एक मनी लेफ्ट क्वेश्चन ने भी दिया है, ही इज़ लेफ्ट विद इतना रुपीज़। तो ये जो है ये मैंने फाइंड करी और ये क्वेश्चन ने दी, चीज़ तो एक ही है, ये भी मनी लेफ्ट है वो भी मनी लेफ्ट है। तो हम क्या करते हैं, मनी लेफ्ट के लेफ्ट हैंड नीचे यहाँ लेफ्ट हैंड जो खाली पड़ी है यहाँ पर लिख देते हैं 17500, जो क्वेश्चन ने गिवन था, क्वेश्चन में जो गिवन था, ठीक है ना। अब इनको कट कर लो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये 4 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 17500 इंटू 4 इक्वल टू एक्स। तो जब आप 175 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे रफ में तो आपको मिलेगा 700, और लास्ट की 2 ज़ीरो लास्ट में आ जाएंगी इक्वल टू एक्स। तो 70,000 रुपीज़ एक्स था। एक्स का मतलब उसकी सैलरी, यही तो माना था। तो फाइनली हमें पता चल गया उस पर्सन की सैलरी क्या थी, 70,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए शेल्फ द फर्स्ट रो कंटेन 25% मोर बुक्स देन द सेकेंड रो। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो। आपसे पूछा है कि फर्स्ट रो में कितनी बुक्स थी, आपको ये बताना है। अब वो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या थी, फर्स्ट रो में जो बुक्स हैं वो 25% सेकेंड से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, लेट नंबर ऑफ बुक्स इन फर्स्ट रो इज़ एक्स। मान लिया कि फर्स्ट रो में जो बुक है वो एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस जैसा जैसा लिखा था वैसे लिखते हैं। वो कह रहा है ऑन ए शेल्फ फर्स्ट रो कंटेन 25% मोर बुक दैन सेकेंड। तो हम लिखते हैं बुक्स इन फर्स्ट रो जो हैं वो किसके बराबर है, 25% मोर है। मोर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा के लिए क्या करना है, प्लस। तो हमें जो कह रहा है वो कह रहा है 25% बढ़ाओ, तो प्लस क्या करना है, 25% करना है। किस में, सेकंड रो वाली में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बुक्स इन सेकंड रो। तो हमें फर्स्ट रो की बुक्स निकालने के लिए 25% ज़्यादा करना पड़ेगा बुक्स इन सेकंड रो में। तो जब भी हम कुछ परसेंट प्लस करते हैं तो उसमें ऑफ लगा के उसी वैल्यू का प्लस करना है जो हमें यहाँ प्लस करने के लिए लिया था। क्या लिया था लेफ्ट हैंड पे, बुक्स इन सेकंड रो। तो हम जो 25% जोड़ रहे हैं वो सेकंड रो में ही तो जोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 25% ऑफ बुक्स इन सेकंड रो लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ना तो आपको फर्स्ट रो की बुक्स पता है,
ना आपको सेकंड रो की बुक पता है। हमें क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट रो की बुक्स दी है ना ही सेकंड रो की बुक दी है। तो अगर आपको फर्स्ट रो की बुक निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ सेकंड रो की बुक को x मानना पड़ेगा। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। मान लो नंबर ऑफ बुक्स कौन सी, सेकंड रो की x है, तो फर्स्ट रो की हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो की कैसे बनेगी, 25% मोर करके बनेगी, क्वेश्चन ने हमें बता रखा था, इसलिए हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं और खुद बना लेते हैं। फर्स्ट रो को नहीं मान के सेकंड रो को मान लेते हैं x। तो बुक्स इन सेकंड रो क्या थी, x, उसमें बढ़ा दो कितना, 25%, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आता है, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, बुक्स इन सेकंड रो x है, तो ये हो गया x प्लस 25x अपॉन 100। जब आप इन्हें ऐड करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 125x अपॉन 100। मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट आप जब एलसीएम लोगे तो प्रॉपर आपको 100x प्लस 25x क्या बन जाएगा, 125x बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, बुक शेल्फ में फर्स्ट रो में क्या थी, 25% दूसरी रो से ज़्यादा थी, एंड थर्ड रो कंटेन, अब वो कह रहा है कि जो तीसरी रो है उसमें 25% कम है सेकेंड वाली से। ठीक है, क्या कह रहा है, जो बुक्स कहाँ पर है, थर्ड रो में, वो क्या है, वो 25% कम है सेकंड वाली से। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो की बुक्स फाइंड करने के लिए सेकंड रो की बुक में से कम कर देंगे कितना, 25%। तो जिसमें भी कम किया जाता है परसेंटेज उसी का लेना होता है हिस्सा। तो सेकंड रो में कम करा है 25%, तो 25% ऑफ सेकंड वाला ही लेना पड़ेगा आपको। अब सेकंड रो की बुक्स क्या है, x है, वो तो मान रखी हैं, माइनस 25% हटा के अपॉन में 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड रो में x डालेंगे, एलसीएम लोगे, ये क्या बनेगा, x माइनस 25 इंटू एक्स करोगे तो 25x अपॉन 100। फिर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके जब आप निकालोगे तो ये आएगा 75x अपॉन 100। तो ये कौन आया, ये आया बुक्स इन थर्ड रो। ये कौन आया, बुक्स इन फर्स्ट रो। तो हमारे पास बुक्स इन फर्स्ट रो भी आ गई। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट रो में कितनी बुक्स हैं, ये बुक, थर्ड रो में कितनी बुक्स हैं, ये बुक्स, और सेकंड रो में कितनी थी वो हमने मान रखी थी यहाँ। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स 900 है, ऑल द शेल्फ, सब शेल्फ में मिलाकर टोटल बुक्स 900 हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है टोटल बुक्स, यहाँ लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 900, और टोटल बुक्स 900 जो है वो हर शेल्फ की मिलाकर बताई गई हैं। तो फर्स्ट शेल्फ की कितनी थी, फर्स्ट वाली रो की 125x अपॉन 100 थी, प्लस सेकंड की कितनी थी, x मान रखी थी, उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 ले लो, थर्ड की कितनी थी 75x अपॉन 100 इक्वल टू 900। देखो ये 125 100 कट सकते थे, ये भी 75 और 100 कट सकते थे, लेकिन मैंने नहीं काटा, बाद में जाके कट कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम 100 का आराम से हम ले लेंगे। 100 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100, इक्वल में तो आपका 900 लिखा हुआ ही है, ये वाला 900 तो एज इट इज़ लिखना है। 100 के टेबल में 100 1 बार आएगा, 1 की ऊपर वाले 125 से मल्टीप्लाई होगी तो 125x, प्लस यहाँ बनेगा 100x, प्लस यहाँ बनेगा 75x। अब इन सब को जोड़ लोगे तो 125 प्लस 75 होगा 200, प्लस 100 क्या होगा 300x अपॉन 100 इक्वल 900। 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे कट जाएंगी, तो यहाँ बचता है 3x बराबर 900। 3 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 300। तो x का आंसर क्या आ गया, 300 आ गया। अब ये x क्या थी, x थी बुक्स इन द सेकेंड रो। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो नंबर ऑफ बुक्स इन फर्स्ट रो फाइंड करनी है, तो हम वही लिखें जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ बुक्स इन फर्स्ट रो फाइंड करनी है। और वो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि फर्स्ट रो में कितनी बुक्स थी। ज़रा देखें फर्स्ट रो वाली बुक्स इन फर्स्ट रो कितनी है, ये वाली है 125 मल्टीप्लाई x अपॉन 100, जिसमें आप x हटा के x का आंसर रखोगे 300 अपॉन 100। 2 0 काट लोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7, और 3 1 जा 3,
तो आपके पास कितनी बुक्स आ गई? 375 बुक्स आ गई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। ए काउ एंड ए काफ कॉस्ट 10,000 एंड 7,000। यहाँ पर कॉस्ट दी है किस किस की? कॉस्ट ऑफ काउ एंड कॉस्ट ऑफ काफ। कितनी कितनी? 10,000 रुपीज़ काउ की है और काफ की 7,000। इफ़ द प्राइस ऑफ काउ एंड दैट ऑफ काफ आर इंक्रीज्ड बाय 20 एंड 30%। वो कह रहा है प्राइस ऑफ काउ जो है इंक्रीज़ कर दो 20%। ठीक है, करते हैं। न्यू कॉस्ट बना लेते हैं हम किसकी? काउ की। तो पुरानी कॉस्ट में इंक्रीज़ करने को कह रहा है। कितना इंक्रीज़ करने को कह रहा है? 20%। तो जिसमें भी जोड़ा जाता है परसेंटेज उसी का लेना है आपने। 20% ऑफ 10,000। तो 10,000 प्लस 20% हटा के अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10,000। ज़ीरोज़ कट करेंगे। 10,000 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000। तो ये बन जाएगा 12,000 रुपीज़। तो न्यू कॉस्ट आ गई काऊ की। ठीक है, काफ की भी कह रहा था वो इंक्रीज़ करने को। इफ़ द प्राइस ऑफ द काफ इंक्रीज्ड बाय 30%। न्यू कॉस्ट बनाते हैं हम। न्यू कॉस्ट ऑफ काफ। पुरानी कॉस्ट कितनी थी काफ की? 7,000। इसमें बढ़ा देते हैं। कितना परसेंट कह रहा है? 30% ऑफ। जब 7,000 में ऐड कराए 30% तो 30% ऑफ 7,000 ही लेना है। तो 7,000 प्लस 30% हटा के अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7,000। ज़ीरोज़ कट करेंगे। 7,000 प्लस लास्ट की 20 लास्ट में आ जाएंगे। 7 3 जा 21। तो इन्हें आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9,100 रुपीज़। ये काफ की आ गई और ये काऊ की कॉस्ट आ गई न्यू वाली। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 काउज एंड 6 काउज। तो अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 8 काउ एंड कॉस्ट ऑफ 6 काउज। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाली कॉस्ट को। कॉस्ट ऑफ काउ क्या थी? ये ए काउ, यहाँ ए वर्ड लिख लेते हैं, ये 1 की है। तो 1 काउ कितने की है? 12,000। तो 8 हो गई। 8 इंटू 12,000। लास्ट की ज़ीरोज़ तो लास्ट में आ जाएंगी। 12 8 जा 96,000 रुपीज़। काव्स की बात करें तो 6 से मल्टीप्लाई करनी है 1 वाली कॉस्ट से। ए काफ, ए मतलब 1 काफ कितने का था? 9,100। तो ये हो गया 54,600 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट जो बैठेगी वो फाइंड करनी है हमें। तो टोटल कॉस्ट हो गई 96,000 प्लस 54,600। इन्हें आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 1,50,600। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। द कंबाइंड कॉस्ट, कंबाइंड वर्ड आ गया, कंबाइंड मतलब दोनों की मिलाकर। तो हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ ए शर्ट प्लस कॉस्ट ऑफ ए ट्राउज़र दोनों मिलाकर बताया है कितना? 1,130। इफ़ द ट्राउज़र कॉस्ट 12% मोर देन द शर्ट। वो बोल रहा है जो ट्राउज़र की कॉस्ट है वो 12% ज़्यादा है शर्ट से। अच्छा, ट्राउज़र की कॉस्ट 12% ज़्यादा है। किसके बारे में बताया? शर्ट के बारे में तो बताया नहीं, ट्राउज़र की कॉस्ट के बारे में बताया है कि वो 12% ज़्यादा है किससे? शर्ट से। तो शर्ट के बारे में तो बता नहीं रखा, इसलिए हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ शर्ट इज़ एक्स मान लेते हैं। मान लिया कि जो शर्ट की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र हम खुद बना लेंगे क्योंकि हिंट क्वेश्चन में गिवन था। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र बता रखा था क्या है? 12% ज़्यादा है शर्ट से। तो शर्ट थी एक्स, इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या करा? प्लस। तो शर्ट की कीमत में बढ़ा दिया। कितना बढ़ाना है? 12% ऑफ एक्स।
तो जितना परसेंट बढ़ाना था वो x में हमें बढ़ाना है, x प्लस 12% हटा के अपॉन 100 x, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 112x अपॉन 100। एलसीएम लेके जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र और कॉस्ट ऑफ शर्ट हमने खुद मान ली थी। दोनों की टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, जो दोनों के दोनों आइटम्स है उनकी टोटल कॉस्ट 1113 है क्वेश्चन के मुताबिक। मेरे मुताबिक टोटल कॉस्ट दोनों की क्या होगी, दोनों के पैसों को जोड़ दो। शर्ट कितने की थी, x की, ट्राउज़र कितने की थी, 112x अपॉन 100 की, दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी है 1113। एलसीएम लोगे और आप इन्हें ऐड करोगे तो 100 और अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 100x प्लस 112x इक्वल 1113। ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1113 इंटू 100 और ऐड करके यहाँ हो जाएगा 212x। 212 डिवाइड में आएगा तो हम यहाँ राइट हैंड पे 212 को डिवाइड में लिख देते हैं। अब हम इन्हें कट करते हैं इन्हें 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 के टेबल से जाएगा ये 4 के टेबल से 25 बार और ये जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा। अब ऊपर 1113 है, उसको अगर हम डिवाइड करें 53 से रफ में पूरा कट जाएगा। अगर आप इसे रफ में करके देखोगे डिवाइड 21 बार। अब 21 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से, तो 21 इंटू 25 रफ में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525। ये किसकी वैल्यू आई, x की। व्हाट इज़ x, कॉस्ट ऑफ शर्ट इज़ x। तो हम लिख देते हैं फाइनल आंसर कॉस्ट ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट की कीमत जो x मान रखी थी वो एक्चुअल में क्या है 525। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। तो हमने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ शर्ट कितनी आ गई 525 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।